ओके, नमस्कार एंड वेलकम। आज जो है हम कवर कर रहे हैं यूनिट 3 के फूड सिक्योरिटी वाले जो सब्जेक्ट है, ग्लोबल नेशनल फूड सिक्योरिटी वाले सब्जेक्ट में यूनिट 3 में हम बात करने वाले हैं नेशनल सीड पॉलिसी, नेशनल सीड एक्ट। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है शुरुआत इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है सबसे पहले 1966 में 67 में जो है 1966 में सबसे पहले सीड नेशनल सीड एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पास किया था। नेशनल सीड एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पास किया था। अब नेशनल सीड एक्ट जो है व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव, और उसमें जो है किस मकसद से जो है नेशनल सीड एक्ट जो है पास किया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली देखा जाए नेशनल सीड एक्ट जो है इट इज़ टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क अराउंड सीड सर्टिफिकेशन एंड मेक गुड क्वालिटी सीड्स। ठीक है, अगर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लाना है और कंट्री को जो है सस्टेनेबल बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, तो एग्रीकल्चर का शुरुआत जो है बीज से होता है, दैट इज सीड से होता है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज दिस, नॉट दैट इंडिया वाज द ओनली कंट्री विच डिज दैट रिकॉग्निशन, बट एफएओ के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड दैट यस, सीड्स को लेके जो है अगर हम इंटरेस्ट और फोकस दिखाएंगे देन एग्रीकल्चरल फील्ड में जो है वी विल बी एबल टू प्रोग्रेस इन लीव्स एंड बाउंड्स। ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए 1966 में एक एक्ट, नेशनल सीड्स एक्ट पास किया गया था, जिसमें कि सीड्स की क्वालिटी, उसकी सर्टिफिकेशन और उसकी रखरखाव, उसकी इंस्पेक्शन, कौन सीड्स को ग्रो करे, मतलब मेंटेन करेगा, स्टॉक करेगा, मेंटेन करेगा, कौन इसकी वैरायटी जो है क्लेम करेगा, इन सब चीज़ों को जो है एक लीगल दायरे में डाला, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीड्स के बीज के नाम पे जो है धोखाधड़ी ना हो, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, है ना। तो ये जो बनाया गया था 1966 में, तो एक्ट पास कर लिया गया था, बट इसकी जो पूरा जो सेटअप है वो 1968 से पहले जो है वो नोटिफाई नहीं हुआ कि ये कैसे लागू होगा। ऑलराइट, कैसे इस पे अमल, एक्ट तो पास करना आसान है, तो डॉक्यूमेंट है, बट उस डॉक्यूमेंट के आधार पे जो है देश भर में अमल करना कैसे होगा। ऑलराइट, ये 1968 में बन के जो है निकली थी। एंड सीड्स की सर्टिफिकेशन का जो सिस्टम है, बीज है तो बीज की सर्टिफिकेशन, कौन सी क्वालिटी की सीड है, कि सर्टिफाई करने का जो सिस्टम है 1969 में जो है इंडिया में शुरू हुआ। सो 1966 तो 1968 रूल बन के निकलने में, और 1969 में जाके एक्चुअल में सीड की क्वालिटी को सर्टिफाई करने के लिए सिस्टम जो बना था 1969 में बन के उस पर अमल होना शुरू। तो ये एक्ट जो है ये प्रोवाइड करती है कि सेंट्रल सीड कमिटी एक बनाया जाए, देश का जो है नेशनल लेवल पे एक सेंट्रल सीड कमिटी बनाया जाए, जो कि बाकी स्टेट्स को सेंट्रल लेवल पे बनाया जाएगा, और ये स्टेट्स को जो है एडवाइस देगी कि सीड की मॉनिटरिंग, क्वालिटी चेकिंग, इंस्पेक्शन, स्टॉकिंग, स्टोरिंग कैसे किया जाए। ओके, तो वो जो है सेंट्रल सीड कमिटी देगी। तो सेंट्रल सीड कमिटी का नींव जो है ये नेशनल सीड एक्ट के दौरान जो है डाला गया था। और ये नेशनल सीड एक्ट, सेंट्रल सीड कमिटी के अलावा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज, भाई सीड है तो सीड को चेक करके, क्वालिटी को तय करके उसको सर्टिफाई करना कि हाँ ये अव्वल दर्जे का सीड है, ये इस क्वालिटी का सीड है। ये जो सीड का जो डीलर है वो जो क्लेम कर रहा है, वो क्लेम जो है वाकई में सही है या नहीं है। ओके, हाइब्रिड वैरायटी है, व्हाटएवर, ये इस क्लेम्स को जो है सर्टिफाई करने के लिए एजेंसी जो है बनाई गई थी स्टेट्स में।
एजेंसी के अंडर फिर बोर्ड्स आया था, अलग अलग बोर्ड्स बने थे। मतलब एग्जाम्पल के लिए बताएं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की सीड की बोर्ड अलग होगी, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की अलग होगी, कैश क्रॉप्स की अलग होगी। सो अलग अलग बोर्ड्स जो है बनाए गए थे। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी सर्टिफिकेशन करने के लिए, चेकिंग करने के लिए लेबोरेटरीज, स्टेट सीड लेबोरेटरीज भी जो है बनाए गए। सो ऑल दिस हैपेंड, इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ओनली आफ्टर दिस नेशनल सीड एक्ट 1966। अब ये नेशनल सीड एक्ट जो है 1966 वाला, ये काम कैसे करता है और किन किन चीजों पे काम करता है? तो 25 जो है क्लॉस बनाए गए थे। क्लॉस मतलब 25 एरिया और ज्यूरिस्डिक्शंस। ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए, जिम्मेदारियां समझ लीजिए, यह अमल करने का काम, स्कोप, कहाँ पे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये 25 धाराओं के माध्यम से जो है, धारा 1 धारा 2 करके, तो 25 धाराएं के बेसिस पे जो है ये बना गया था। सबसे पहला जो धारा है वो ये है कि ये एक्ट जो है ये अमल होगा देश भर में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा तो उस टाइम पे भी था, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी नेशनल सीड एक्ट जो है लागू होगा। ये सबसे पहला इनका क्लॉज था, धारा था। दूसरा, ये सीड एक्ट जो है सभी टाइप ऑफ सीड्स को जो है सीमित में लेता है। सो इसका मतलब फूड क्रॉप्स हो, ऑयल क्रॉप्स हो, कॉटन सीड्स हैं, सीड्स ऑफ कैटल फॉडर एंड ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेटिंग मटेरियल। भाई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हर एक वो कैटेगरी ऑफ बीज को जो है ये नेशनल सीड एक्ट के तहत जो है लाया गया था। ओके, ये दूसरा क्लॉज। तीसरा क्लॉज, जैसे हमने पहले बताया, इस क्लॉज में जो है सेंट्रल सीड कमिटी का निर्माण जो है इसी एक्ट के थ्रू, इस धारा 3 के थ्रू जो है किया गया था। ऑलराइट, सेंट्रल सीड, ये सेंट्रल सीड कमिटी का काम क्या है? गवर्नमेंट को, केंद्र और प्रदेश, ओके, सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स को जो है सुझाव देना, सजेशन देना, एडवाइस देना कि काम सीड के मामले में कैसे होनी चाहिए। ओके, तो ये सेंट्रल सीड कमिटी जो है का निर्माण इस एक्ट के थ्रू हुआ था। उसके बाद ये एक्ट के थ्रू जो है सेंट्रल सीड लेबोरेटरी, देखिए सीड जब तक उसकी टेस्टिंग करके वेरिफिकेशन नहीं होगा उसका क्लेम जो है पूरा नहीं हो सकता। तो सीड लेबोरेटरी बनाना जरूरी है, सीड की वेरिफिकेशन करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए व्यवस्था बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। तो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे सीड लेबोरेटरी जो है बनाने की जो है प्रस्ताव इस सीड एक्ट के थ्रू पास कर दिया गया था। इसका मतलब इसके बाद ही जो है सीड लेबोरेटरीज बने थे, चाहे केंद्र में हो या स्टेट में हो। ठीक है, नाउ पांचवा जो है सेंट्रल सीड कमिटी, जो सेंट्रल सीड कमिटी बनेगी, जो बना है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, लैब की बात नहीं करें, कमिटी की बात करें, उस कमिटी का जो है कि हाथ में क्या पावर होगा। मतलब कमिटी बना देने से नहीं है, कमिटी के पास कितनी पावर होगी और किन किन चीजों पे जो है उनकी बात मानी जाएगी। एक जुरिस्डिक्शन बनता है ना, ये इनका पावर है। तो ये पावर जो है सेंट्रल सीड कमिटी को ये पावर दिया गया था कि वो नोटिफाई कर सकते हैं, वो डिक्लेयर कर सकते हैं सीड की वैरायटी के बारे में, और वो डिक्लेरेशन या नोटिफिकेशन जो है ये एक्ट के तहत ही होगा। एक्ट के तहत वो सेंट्रल सीड कमिटी को जो है पावर दे दिया गया था डिक्लेयर करने का या नोटिफाई करने का। इसके बाद इट एम्पावर्स द सेंट्रल सीड कमिटी टू नोट, तो ये तो हो गया, इट एम्पावर द कमिटी टू फिक्स द मिनिमम लिमिट्स ऑफ जर्मिनेशन एंड प्योरिटी ऑफ सीड फॉर अ वैरायटी। मतलब कमिटी की कितनी पावर्स है? एक तो सीड की वैरायटी को जो है नोटिफाई करने की जिम्मेदारी, उनकी पावर जो है उनके पास था। दूसरा, उनको ये भी पावर दिया गया था मिनिमम लिमिट, ओके, जर्मिनेशन का मिनिमम लिमिट क्या हो सकता है एक वैरायटी का,
और प्योरिटी ऑफ द सीड क्या होगी, या प्योरिटी तय करने की जो फैक्टर जो है वो क्या होगी, वो नेशनल सीड कमेटी की जो है पावर में था, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन के बेसिस में ही जो है मार्किंग और लेबलिंग होगा। अगर आप जो है क्या कहते हैं, एक सीड लेते हैं, सीड को जो है ग्रेड ए कर और ग्रेड बी ग्रेड सी में मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ग्रेड ए का सीड है, तो ग्रेड ए की सीड जो है किसके आधार पे तय किया गया था, व्हाट इज द फैक्टर जिसके बेसिस में वो जो है ग्रेड ए की जो है कैटेगरी में उसमें डाला गया था। ग्रेड बी कहते हैं कि अव्वल दर्जे का नहीं है, सेकंड क्वालिटी का है, तो किसके बेसिस में आपने डिसाइड किया, वो तय करने की जिम्मा जो है सेंट्रल सीड कमेटी को इस एक्ट के माध्यम से दे दी गई थी। सेवन जो है रेवुलेशन ऑफ सेल ऑफ सीड्स। अब बीज के जो है वितरण, सेल डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, वो जो है कैसे किया जाएगा, उसको कौन से लॉ के तहत, कौन से कानून के तहत जो है कंट्रोल किया जाएगा, देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उसकी सेल करते में लेबल क्लेम्स जो होते हैं वो कितना होगा, कैसे होगा, वो जो है कौन सा लॉ अप्लाई होगा, वो भी जो है नेशनल सीड एक्ट के तहत जो है तय कर दिया गया। सर्टिफिकेशन एजेंसी पे आते हैं। 8वां पॉइंट जो है सर्टिफिकेशन एजेंसी है भाई। अब सीड कमिटी का काम क्या है, ये मतलब ये तय करना कि भाई ग्रेड ए की सीड है, तो ग्रेड ए की सीड को जो है अगर सर्टिफाई करना है तो आपको ये पैरामीटर्स जो है फुलफिल करने पड़ेंगे, है ना। तो जर्मिनेशन का जो है लिमिट डिफाइन करना पड़ेगा कि इतने समय में, ओके, और प्यूरिटी ऑफ सीड को तय करना। सो अगर आप ग्रेडिंग कर रहे हैं तो ग्रेडिंग करने वाली एक एजेंसी होनी चाहिए। ग्रेडिंग किसके आधार पे होगी वो सेंट्रल सीड कमेटी तय करेगी, बट वो करवाएगी किसी और से, यानी कि टेस्टिंग वेरिफिकेशन जो है करवाएगी सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से। ओके, तो सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है तय कर दी गई थी। अब पहले सेंट्रल सीड कमेटी, सेंट्रल सीड कमेटी के बाद सेंट्रल सीड लेबोरेटरी, सेंट्रल सीड लेबोरेटरी टेस्टिंग का काम करेगा। अब सर्टिफिकेशन एजेंसी बना दिया। सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है मतलब सीड को सर्टिफाई करने का काम करेगा। एजेंसी के अंदर जो है क्या क्या पावर है, ओके, वो भी जो है इस एक्ट के थ्रू डिसाइड कर दिया गया। टू रिकमेंड notification of suitable variety and grant of notification certificate provided the seed meets minimum limits of germination and purity, है ना। तो सर्टिफिकेशन एजेंसी का जो है उनके हाथ में ये पावर था, ये पावर है कि वो रिकमेंड करें कि कौन सी बीज की जो है क्वालिटी जो है एज पर स्टैंडर्ड जो है फुलफिल होता है। ठीक है, वो सर्टिफाई करने की जिम्मेदारी जो है, पावर जो है, ये सर्टिफिकेशन एजेंसी को दे दिया गया। ओके, अगर मान लीजिए वो किसी बीज को या किसी बीज बनाने वाली कंपनी को जो है सर्टिफाई करना है, उनके पास ये भी पावर दे दिया गया, जो सर्टिफिकेशन अगर उन्होंने दे दिया बाद में पता चलता है कि वो कंपनी जो है झूठा है, उन्होंने फर्जी जो है डॉक्यूमेंट जमा करी है और फर्जी डॉक्यूमेंट के बेसिस में सर्टिफिकेशन दे दिया गया था, तो इस एजेंसी के पास पावर ये भी होती है कि वो सर्टिफिकेशन को वापस ले लिया जाए। इसको रिवोकेशन कहते हैं, इसको कहते हैं रिवोकेशन। तो सर्टिफिकेट देना और सर्टिफिकेट को वापस लेने की पावर भी जो है, ताकत भी जो है, ये सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास मौजूद है। और इस एक्ट के थ्रू एक प्रावधान ये भी बनाया गया था कि कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान जो है, जो अपना बीज बेचना जाता है या सीड के बारे में बात करता है, वैरायटी को क्लेम करता है, और किसी कारणवश जो है वो सरकार द्वारा बनाया गया नियम को जो है पालन नहीं कर पा रहा है,
तो उसको प्रावधान देती है सरकार कि वो किस वजह से जो है सरकार के नियमों का पालन नहीं कर पाता है, इसको अपनी तरह से रिप्रेजेंट करने को, सरकार के सामने पेश करने की जो है प्रावधान रखती। कभी कभार ऐसे सिचुएशन बन जाती है कि भाई, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, अभी आप अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, ट्रेन में ट्रैवल करते में आप बिना टिकट के जो है चढ़ गए, इमरजेंसी था, सिचुएशन था, बिना टिकट के चढ़ गए ट्रेन पे इमरजेंसी की वजह से, और टीसी को जो है आप सही में जो है अपना कंडीशन, जेन्युइन कंडीशन बताते हैं, तो टीसी के हाथ में पावर होता है कि रसीद काट के आपको जो है ट्रैवल करने की जो है अनुमति दे। वो ऐसा नहीं है कि टीसी आपको तुरंत तुरंत जो है अगले स्टेशन पे या चलते हुए ट्रेन से नीचे धकेल देगा, नहीं, वो आपको ऑप्शन तो रखेगा ही रखेगा कि आप ये भर दीजिए, जुर्माना भर दीजिए, जो भी भर दीजिए, तो हम आपको रसीद काट के दे देंगे, आप सीट में बैठ के आराम से जाइए। तो सिमिलरली, अगर किसी कारण टिकट खरीदना जरूरी है, वो तो कानून है, नियम है, और नियम किसी वजह से जो है फॉलो नहीं हो पाया, तो द पैसेंजर हैज द राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ कि किसी वजह से मैं ट्रैवल टिकट खरीदने का मेरे पास समय नहीं था या पैसा नहीं था, वट एवर। सिमिलरली, अगर सरकार ने जो है सीट सर्टिफिकेशन का कोई नियम बनाया है, सीट की क्वालिटी को तय करने का कोई नियम बनाया है, और किसी कारणवश जो है आप उस नियम की पालन नहीं कर पा रहे, तो सरकार प्रावधान देती है कि आप सरकार को समझाएं कि क्यों जो है आप उस नियमों का जो है पालन नहीं कर पा रहे। प्रावधान भी जो है इस एक्ट के थ्रू रखा गया था। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ए सीड एनालिस्ट, सीड की जांच करने वालों की अपॉइंटमेंट। तो जांच करने वाले की अपॉइंटमेंट बात करते हैं, तो जो जांच करने वाला इंसान होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसकी एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए, एज क्या होना चाहिए, ये सब भी जो है इस सीड एक्ट के माध्यम से जो है नियम बना दिए गए थे। सीड एनालिस्ट एक तरफ, एनालिसिस यानी कि टेस्टिंग करके जांच करने वाला, सीड इंस्पेक्टर यानी कि इंस्पेक्शन करने वाला, ओके। तो उसकी अपॉइंटमेंट भी जो है ये सीड एक्ट के थ्रू कैसे अपॉइंटमेंट होगा, उस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी जिम्मेदारियां क्या होगी, वो भी जो है इस सीड एक्ट में क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था। एम्पावरमेंट ऑफ सीड इंस्पेक्टर, मतलब सीड इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी तो क्लियर होगी, उसके हाथ में क्या पावर है वो भी जो है सीड एक्ट में क्लियर कर दिया। पावर क्या होता है कि भाई उसने इंस्पेक्शन पे, सर्वे पे गया, मार्केट में गया, किसी दुकान के अंदर गया, मतलब किसी कंपनी के अंदर गया, उसको सीड जो है गड़बड़ वाले बी सीड जो मिले, तो उसके पास पावर होती है उसको सैंपल को कहीं से भी, किसी से भी उठा के टेस्टिंग करवाने की जो है पावर होती है। मतलब कोई कंपनी वाला उसको रोक नहीं सकता, नहीं आप ये सैंपल नहीं उठाएंगे, सरकार का आदमी है, अगर ये कहता है कि मुझे इसके सैंपल चाहिए तो चाहिए, आप मना नहीं कर सकते। तो ये जो है पावर सीड इंस्पेक्टर को दे दिया गया। 15 पॉइंट क्या है, लेइंग आउट ऑफ प्रोसीजर फॉर सीड सैंपल कलेक्शन। अब सीड इंस्पेक्टर जो है सैंपल उठा लेता है, बट सैंपल कैसे उठनी चाहिए, सैंपल कलेक्शन कैसे होनी चाहिए, वो भी एक प्रोसीजर होगा, और प्रोसीजर के हिसाब से ही फूड इंस्पेक्टर को सैंपल के, सीड के सैंपल उठाना होगा। वो प्रोसीजर क्या है वो भी सीड एक्ट में क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था। 16 पॉइंट क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीड एनालिस्ट टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स। सीड एनालिस्ट की जो अपॉइंटमेंट होगी, उसका काम क्या है ये तय कर दिया, उसकी जिम्मेदारियां क्या ये तय कर दिया। अब जब उसने टेस्टिंग कर लिया, टेस्टिंग करने के बाद वो जो रिजल्ट रिपोर्ट करेगा, और रिपोर्टिंग जो है कैसी होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, कितने लोगों को रिपोर्टिंग होगी, किसको रिपोर्ट करेंगे, वो रिपोर्ट में जो है क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सब चीजें जो है ये भी सीड एक्ट ने क्लियर कर दिया था। ये 16th क्लॉज है। 17th क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सीड्स। भाई ऐसा नहीं है कि, अगर आज की डेट में भी आपको मैं बता रहा हूं, ये अगर आप इंडिया से बाहर अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, और
आपके बैगेज में आपके बैगेज में कोई भी पौधे का या फसल का बीज होगा, ठीक है, आपसे बगैर पूछे आपसे बगैर पूछे इंडिया की कस्टम या जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश का जो बॉर्डर सिक्योरिटी होते हैं, वो बिना आपसे पूछे आपके बैगेज में से उस बीज को जो है उठा के फेंक सकती है, जला सकती है। क्यों? कारण इसलिए कि प्लांट बेस्ड जो क्या कहते हैं डिजीजेस होते हैं, वो एक देश से दूसरी देश में ना चला जाए, स्प्रेड ना हो जाए। और आप अगर मान लीजिए यूएस में जा रही है, यूएस में जो है बीज की इतनी स्ट्रिक्ट जो है इंस्पेक्शन और टेस्टिंग होती है कि वो हमेशा जो है अव्वल दर्जे की बीज को ही यूज करेंगे। मान लीजिए हमारी कंट्री से कोई और वैरायटी का बीज चला गया, वहां बो दिया गया और वहां से जो है उसी दर्जे का जो है बीज निकल आया, तो उसकी उस देश के लिए जो है उसके एग्रीकल्चर के लिए जो है वो नुकसान है। तो इसीलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सीड्स पे जो है कंप्लीट नियंत्रण है। इंडिया के अंदर भी कोई बीज अगर ला रहा है, ठीक है, तो पूरा इंस्पेक्शन के बाद ही जो है वो इंडिया के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट में। सिमिलरली इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं तो उसकी इंस्पेक्शन टेस्टिंग बाकायदा होगी, इसके बाद ही जाएगा। तो एक तरीके से रोक है, रेस्ट्रिक्शन है। आप इतने आसानी से प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इधर उधर ले जा नहीं सकते। आप क्या कहते हैं इंटरनेशनली ट्रैवल करते में खान पान भी जो है इतना आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते। बड़ा जो है रोक टोक होता है उसमें। अगर पका हुआ चीज है, प्रोसेस्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अनप्रोसेस्ड कोई चीज लेके जा रहे हैं आप, तो उसमें वो रोक लगा सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। तो ये 17 पॉइंट है। 18 पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, अगर आपको इंपोर्ट करानी है किसी और देश से, किसी और मुल्क से जो है आप बीज इंडिया में लेके आना चाह रहे हैं, तो उस देश की जो एजेंसी होगी, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होगी, उस देश की होगी, उसको हमारे देश में जो है रिकग्निशन मिलनी चाहिए, तब जाके उसकी सर्टिफिकेट को हम मानेंगे ना। अगर मान लीजिए श्रीलंका से जो है हम कोई बीज लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर, ओके, तो उनकी कंट्री की सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी ने उस बीज को चेक किया, टेस्ट किया, वो सर्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये जो है अच्छी क्वालिटी की बीज है और ये इस क्वालिटी की, इस वैरायटी की बीज है। तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो आ रहा है, हम उनसे पूछेंगे भाई आपकी बीज को जो है किसने जो है सर्टिफाई किया है। तो श्रीलंका की किसी एजेंसी ने सर्टिफाई किया है, तो उस एजेंसी को हमारी सरकार जो है रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, तब जाके जो है वो सर्टिफिकेशन सही मायने से इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है कानून जो है सही मायने में जो है इम्प्लीमेंट हो सके। तो दैट इज वाई फॉरेन कंट्री के सर्टिफिकेशन एजेंसी को भी रिकॉग्नाइज करने का सीड एक्ट में जो है प्रावधान रखा गया था। अब 19 पॉइंट पे आते हैं। 19 पॉइंट आती है, अगर किसी ने जो है गड़बड़ करी, क्योंकि फ्रॉड पंथी करी, धोखाधड़ी करी, ओके, यानी कि कानून के तहत बीज नेशनल सीड एक्ट के तहत जो है चीज़ों को फॉलो नहीं किया और जानबूझ के धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उस पे क्या जुर्माना लगेगी, उस पे जो है क्या क्या कहते हैं कायदा कानून क्या कहता है कि उसको कितनी जो है पनिशमेंट, किस किस्म की पनिशमेंट होनी चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, या जुर्माना जमा करके छोड़ दिया जाएगा, ये जो है तय, ये भी जो है सीड एक्ट में क्लियरली तय कर दिया गया है ना। अब 20th पॉइंट जो है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का या किसी इंसान के बीज की जो है क्वालिटी चेक करी, आपको लगा कि ये गड़बड़ वाली बीज है, ठीक है ना, तो आप फूड इंस्पेक्टर हैं, तो आपके जिम्मे में है
कि आपकी जिम्मे में भी है और आपके पावर में भी है कि आप पूरे के पूरे उस बीज की स्टॉक जो है उस कंपनी में है, उस स्टॉक को जो है आप जब्त कर सकते हैं। इसका भी जो है प्रावधान रखा गया था। ठीक है। पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंपनीज और एनीबडी कॉर्पोरेट, ये इंसान के लेवल पे हो गया पनिशमेंट, और ये कंपनी लेवल पे हो गया। कंपनी लेवल पे, बड़े लेवल पे कोई गड़बड़ कर रहा है तो उस पर क्या जो है एक्शन लिया जाएगा, वो भी जो है सीड एक्ट में क्लियरली बता दिया गया। 22nd पॉइंट जो है प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्शन टेकन इन गुड फेथ। भाई सरकार जो है इतना जो है कायदा कानून फॉलो कर रही है और इंस्पेक्शन एजेंसी के थ्रू, सर्टिफिकेशन एजेंसी के थ्रू, सीड एनालिस्ट के थ्रू जो है टेस्टिंग वगैरह करवा रही है। वो किसके लिए करवा रही है? ताकि देश को जो है कोई नुकसान ना हो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में जो है कोई बाधा ना आए और किसान को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। तो अच्छे उद्देश्य से, अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ जो है इस काम में जो है सरकार उतरती है। तो सरकार को या सरकार के किसी कार्यकर्ता पे जो है उसको बचाना है कि उस पे कोई जो है कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस न डाल दे कि ये सरकार जो है गलत काम कर रही है, जोर जबरदस्ती कर रही है। तो सरकार के इस कार्य को, इस अच्छे काम को भी बचाने के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए वो भी सीड एक्ट में जो है बता दिया गया, ताकि फालतू की जो है न्यूसेंस जो है गवर्नमेंट पे ना आन पड़े। 23rd पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को जो है ये एक्ट को अमल करने के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए और कैसे अमल कर सकती है, जिससे कि वो आसानी से जो है कोनों कोनों में, जो देश के हर कोने में जो है ये आसानी से अमल कर दिया जाए, और जिससे कि फार्मर्स को, किसानों को जो है फायदा हो सके। उसके लिए जो जो चीजें जरूरत है वो सब चीजें जो है इस सीड एक्ट में बता दिया गया। लास्ट पॉइंट क्या है? पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल सीड कमिटी, सेंट्रल सीड लेबोरेटरी, सर्टिफिकेशन एजेंसी एंड सीड इंस्पेक्टर्स। गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है जिसके थ्रू वो ये जितने भी एजेंसीज या कमिटीज इन्होंने बनाए हैं उसको, उन कमिटीज और एजेंसीज को काम कराने, उनके काम में जो है कैसे काम करनी चाहिए वो नियम, कायदे, कानून बनाने की पूरी पावर, अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट को ये एक्ट जो है प्रोवाइड कराता है। तो ये क्लॉसेस हैं, है ना, जो नेशनल सीड एक्ट 1966 जो बनाई गई थी उसमें ये चर्चित है, मतलब डिस्कशन में है। देखने वाली क्या चीज़ है, 66 में एक्ट तो पास कर दिया गया था, 68 में वो कैसे अमल होगा ये हुआ था, और सर्टिफिकेशन इंडिया में शुरू हुई थी 1969। ठीक है। तो ये एक टॉपिक है जो हमें कवर करना था, आज ये हमने अभी इस वाले वीडियो में कवर कर दिया। थैंक यू सो मच।